डियर ऑनर्स के बच्चों, मैं डॉक्टर सुमन सिंह। आज हम मानव भूगोल के प्रमुख तथ्यों के बारे में बात करेंगे। मानव भूगोल के प्रमुख तथ्य। मानव भूगोल के तथ्यों में आपके कोर्स में 2 विद्वानों के तथ्यों के बारे में पूछा जाता है। तो पहले हैं ब्रुन्स महोदय के द्वारा दिए गए मानव भूगोल के तथ्य। अब ब्रुन्स महोदय ने भौतिक वातावरण को मनुष्य के विकास के लिए कुछ परिस्थितियों के आधार पर बताया है। उन्होंने कहा कि प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मानव भौतिक वातावरण के साथ क्रियाएं करता है और इससे उसका बौद्धिक और मानसिक विकास होता है। तो इन्होंने जो 2 तथ्य बांटे हैं, वो पहले बांटे सभ्यता के विकास के आधार पर और दूसरा बांटा यथार्थ या धनात्मक वर्गीकरण जो सांस्कृतिक तथ्यों पर आधारित है। सबसे पहले बात करते हैं सभ्यता के विकास के आधार पर। सभ्यता के विकास के आधार पर मानव भूगोल को निम्न भागों में वर्गीकृत किया जाता है, जैसे अनिवार्य आवश्यकताओं का भूगोल, भूमि शोषण विदोहन संबंधी भूगोल, सामाजिक भूगोल, राजनीतिक व ऐतिहासिक भूगोल। आपके पास एक चार्ट, मैंने इसमें एक फोटो दी है चार्ट की, जिसमें आप देखिएगा कि जीवन निर्वाह के लिए मानव की प्राथमिक आवश्यकताएं क्या है। ब्रुन्स महोदय ने कहा कि पहला जो सबसे ज़्यादा मानव भूगोल के अंतर्गत हम पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे कि मानव की प्राथमिक और भौतिक आवश्यकताएं क्या है। तो इन्होंने सबसे पहले कहा कि जीवन निर्वाह के लिए मानव की प्राथमिक आवश्यकताएं मतलब रोटी, कपड़ा, मकान, तो ये 3 आवश्यकताएं जो हैं, भोजन, वस्त्र, आश्रय और संतानोत्पत्ति, यानी आप मानव को सर्वप्रथम जीवन में अपना जीवन जीने के लिए सबसे पहले चाहिए भोजन। भोजन यदि पर्याप्त मात्रा में मिलता है तो वो अपना जीवन चला सकते हैं। फिर चाहिए वस्त्र। तो वस्त्र भी यदि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है जहाँ वो रह रहे हैं, तो फिर वो अपने वस्त्र उनको। तीसरा चाहिए मकान मतलब आश्रय। अब संतानोत्पत्ति प्रवृत्ति यानी जनसंख्या का मतलब मानव के साथ जिस तरीके के मानव अपनी क्रियाएं, जब आपको रोटी, कपड़ा और मकान मिल जाता है तो फिर अपना कुनबा बढ़ाने की एक प्रवृत्ति मानव की होती है। अब उसके साथ आपको भौतिक वातावरण में क्या क्या मिला हुआ है, तो आपको भौतिक वातावरण में मिला है आपके जिस एरिया में आप रहते हो उसकी स्थिति, यानी आप कितने अक्षांश पे रहते हैं, आप पहाड़ों पर रहते हैं, आप पठार पर रहते हैं, मैदानी भाग पर रहते हैं, समुद्र तटीय भाग पे रहते हैं। यह सब कुछ मानव को प्रभावित करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे कि 0 डिग्री अक्षांशीय क्षेत्रों वाले लोग, चूंकि वहाँ तापमान वर्ष भर एक जैसा रहता है, वर्षा पर्याप्त मात्रा में होती है। अब तापमान परिवर्तन नहीं होता, वर्षा लगातार प्रतिदिन होती है, पर्याप्त मात्रा में पानी है, पर्याप्त मात्रा में तापमान है, तो वहाँ के लोग, उन्हें आदत होती है एक जैसे तापमान में रहने की। दूसरा, वहाँ के वृक्ष हमेशा सदाबहार होते हैं, क्योंकि उनको कभी भी पतझड़, मानसूनी ऐसी स्थितियों से उनका पाला नहीं पड़ता। फिर आपका स्थल स्वरूप में आप देखेंगे कि जो व्यक्ति पहाड़ों पर रहते हैं उनकी जीवनचर्या, जो व्यक्ति मैदानों में रहते हैं उनकी जीवनचर्या, और जो व्यक्ति तटीय क्षेत्रों में रहते हैं उनकी जीवनचर्या अलग अलग होती है। पहाड़ का व्यक्ति जल्दी उठता है, मेहनती होता है, उसकी जीवन के लिए कठिन परिस्थितियां हैं, इसलिए वो ज़्यादा मजबूत
और संगठित शरीर वाला व्यक्ति होता है। जो मैदानी भाग में होते हैं वो थोड़ा सा, जब सारी सुविधाएं बड़े आसानी से प्राप्त हो जाती हैं तो थोड़ा सा आलसी होते हैं। फिर आपके समुद्र तटीय लोग जो होते हैं वो बहुत अच्छे नाविक होते हैं। तो ये इस स्थल का जो स्वरूप है। फिर उसी तरह से जलवायु, पहाड़ों पर रहने वालों के लिए जलवायु ठंडी, मैदानों में रहने वाले लोगों के लिए जलवायु ठंडी और गर्म तो होती है, लेकिन उनको सुविधाएं ज़्यादा प्राप्त होती हैं तो वो उसको अपने अकॉर्डिंग उसमें परिवर्तन कर लेते हैं। जलवायु में परिवर्तन नहीं करते, अपने रहन सहन में परिवर्तन कर लेते हैं। और तटीय क्षेत्रों के लोगों को फिर जलवायु इफेक्ट डालती है, क्योंकि वहाँ शीतकाल नहीं होता है लंबा। पहाड़ों में शीतकाल लंबा, ग्रीष्मकाल छोटी। मैदानों में शीतकाल और ग्रीष्मकाल और वर्षाकाल लगभग एक निश्चित समय पर। और तटीय क्षेत्रों में शीतकाल बहुत छोटा या तो होता ही नहीं है, और होता भी है तो बहुत छोटा, और टेम्परेचर ज़्यादा गिरता नहीं है क्योंकि समुद्री प्रभाव उस पर पड़ता है। तो ये जलवायु इसमें इफेक्ट डालती है। फिर मिट्टी का प्रभाव पड़ता है कृषि उत्पादन पर। कृषि उत्पादन, जहाँ उपजाऊ मिट्टी होगी वहाँ का व्यक्ति कृषि आधारित यदि कार्य कर रहा है तो वो अधिक साधन संपन्न दिखाई देगा। फिर आपकी प्राकृतिक वनस्पति में आपके वहाँ पर जो स्थिति, स्थल स्वरूप और जलवायु और मृदा, चारों का इफेक्ट प्राकृतिक वनस्पति पर भी पड़ता है। जहाँ वर्षा ज़्यादा होती है वहाँ पर आपके सदाबहार, जहाँ पर आपके पतझड़ वाला मौसम होता है वहाँ आपके वृक्ष एक निश्चित मौसम में अपने पत्ते नीचे गिरा देते हैं। और जहाँ बर्फीले इलाके हैं वहाँ नुकीली, मतलब पत्तों में भी नोक होती है और नुकीले कांटेदार इस तरह के कांटे पत्तियों में होते हैं, और पत्तियाँ चिकनी और मोटी होती हैं जाकि उन पे बर्फ न रुके और वो अपना सरवाइव कर सकें। अब पशु जीवन, तो पशुपालन में भी आप देखेंगे कि पशु जीवन कैसा होगा। पहाड़ी क्षेत्रों के पशु लंबे फर वाले, पहाड़ चूँकि वहाँ ठंड ज़्यादा पड़ती है, मैदानी कम बालों वाले, तो इस तरह का पशु जीवन भी होता है। फिर खनिज पदार्थ, किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए खनिज पदार्थों का होना बहुत आवश्यक है। अब खनिज पदार्थ की उपलब्धता के साथ साथ वहाँ पर कितना औद्योगिक विकास, कितनी औद्योगिक ब्रांचेज मतलब शाखाएं हैं, उस पर भी वहाँ का विकास निर्भर करता है। फिर शक्ति के स्रोत में पेट्रोलियम, कोयला, अणुशक्ति, सौर्य शक्ति, सभी तरह की वो एनर्जी रिसोर्सेज आते हैं जिनसे क्षेत्र का विकास होता है। और इसमें जल के बिना जीवन नहीं है, ये हम सब जानते हैं। तो जल की उपलब्धता यानी मानव जीवन के उपयोग में लाने लायक जल जिन जिन स्थानों पर उपलब्ध है, वहीं आप देखिए जनसंख्या भी बहुत अधिक उन्हीं स्थानों पर है। अब आते हैं इनकी, देखिए भौतिक वातावरण। अब मैं आपको तीसरी बात बताने वाली हूँ, मनुष्य की प्रतिक्रियाएं। पहला हमारा था हमारी आवश्यकताएं, दूसरा था भौतिक वातावरण, और तीसरा है प्रतिक्रियाएं। आवश्यकताएं क्या है? भोजन, वस्त्र, मकान और मानव जनसंख्या। भौतिक वातावरण क्या था? स्थिति, स्थल रूप, जलवायु, मिट्टी, प्राकृतिक वनस्पति, पशु जीवन, खनिज पदार्थ, शक्ति के स्रोत और जल। अब इनके 7 प्रतिक्रियाएं जो करता है मानव, उसके बाद वो किस तरह के कार्य करेगा। तो देखिए, जहाँ हमें वनस्पति ज़्यादा मिलेगी, शिकार के लिए जानवर मिलेंगे, तो हमारा जो व्यवसाय है वो क्या हो जाएगा? शिकार करना। जहाँ तटीय क्षेत्र मिलेंगे वहाँ पर हमारा व्यवसाय होगा मछली पकड़ना। जहाँ पर पशुओं के अनुकूल
चारागाह उपलब्ध होंगे वहाँ पर हमारा व्यवसाय होगा पशुपालन। जहाँ मृदा उपजाऊ और अधिक उत्पादन देने वाली होगी वहाँ हमारा कार्य होगा कृषि। जहाँ पर खनिज उपलब्ध होंगे, खनिजों की भरपूर मात्रा होगी, वहाँ पर हम खाने खोदने का काम करेंगे। जिन क्षेत्रों में खनिज ज़्यादा मिलते हैं उन क्षेत्रों में हम निर्माण उद्योग का हमारे वहाँ पर निर्माण उद्योग का कार्य होगा। उसके बाद आपका वाणिज्य और व्यापार होगा, उन्हीं सब चीज़ों पर निर्भर है। और जितनी ज़्यादा हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की आवश्यकता होगी तो वहाँ परिवहन विकास होगा। समाज, परिवार, शासन, राजनीति, ये सारी चीज़ें क्या हैं? प्रतिक्रियाएं हैं भौतिक वातावरण के साथ, और इन प्रतिक्रियाओं से ही मानव और प्रकृति के संबंधों का अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। अब ये आपके ब्रुन्स महोदय के जो प्राथमिक आवश्यकताएं और भौतिक वातावरण के साथ और उनकी प्रतिक्रियाएं थी, यानी अनिवार्य आवश्यकताओं का भूगोल, उसके अंतर्गत ये आता है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि मानव की उच्च आवश्यकताएं एवं सांस्कृतिक वातावरण और उसके साथ उसकी प्रतिक्रियाएं जो होती है वो किस तरह से कार्य करती हैं। धन्यवाद।